बच्चों ये है हमारा लेक्चर 223 और हम कर रहे हैं आपका चैप्टर 15 एनवायरनमेंट साइंस में। ऑलमोस्ट वी आर एंडिंग द लेक्चर टुडे, सो वी आर एट द एंड ऑफ द चैप्टर, जिसमें हम कुछ पॉइंट्स देखेंगे जो कि पूरे चैप्टर में हमने देखी थी। सो यू हैव टू राइट दीज पॉइंट्स ऑल्सो। सो व्हाट यू हैव लर्न, फर्स्ट पॉइंट, the various components of an ecosystem are interdependent। so जो ecosystem के जो भी components हैं, जितने भी components हैं, सारे एक दूसरे पे interdependent होते हैं। the producers make the energy from sunlight available to the rest of the ecosystem। producers कौन? plants। जो plants हैं वो energy जो कि sunlight से gain करते हैं वो सारे ecosystem को obviously available करते हैं। कैसे? क्योंकि producers को obviously जो हर्बीवोर्स हैं वो खाते हैं, उसके बाद फिर हर्बीवोर्स को कार्निवोर्स, तो इस तरह से देखा जाए तो प्रोड्यूसर्स ही अवेलेबल कराते हैं सनलाइट पूरे इकोसिस्टम को। नेक्स्ट पॉइंट, देयर इज अ लॉस ऑफ एनर्जी एज वी गो फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू द नेक्स्ट। दिस लिमिट्स द नंबर ऑफ ट्रॉफिक लेवल्स इन अ फूड चेन। सो आपको पता है कि भाई आप एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पे जाओगे, सो एनर्जी का लॉस होगा। सो इसीलिए जो ट्रॉफिक लेवल्स हैं वो कम होते हैं। ठीक है, मतलब जो ग्रास ने भाई ग्रास ने समझो थोड़ी एनर्जी ली, सनलाइट ली, फिर थोड़ा सा 10%, फिर दूसरे लेवल पे लॉस होगा, फिर लॉस होगा। सो इस तरह से इसलिए ट्रॉफिक लेवल क्या होते हैं? कम होते हैं फूड चेन की, क्योंकि ऑब्वियसली जो हर लेवल पे जो वेस्टेज है सोलर एनर्जी का वो ज़्यादा होता है। ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैव एन इम्पैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट। सो ये बहुत ही ट्रू थिंग है कि जो हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं, डे टू डे एक्टिविटीज़ हैं, वो एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट किए हुए हैं। द यूज ऑफ केमिकल्स लाइक CFCs हैज़ एंडेंजर्ड द ओजोन लेयर। सिंस द ओजोन लेयर प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फ्रॉम द सन, दिस कुड डैमेज द एनवायरनमेंट। जो CFC करके केमिकल्स के यूजेस हैं, CFC मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, जो इनके ये जो केमिकल हैं, इनके यूजेस ने जो हमारा ओजोन लेयर है उसको एंडेंजर किया हुआ है, उसको कहते हैं ना खतरा पहुंचाया हुआ है। सो ये जो ओजोन लेयर है वो ओजोन लेयर प्रोटेक्शन देता है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से, जो कि सन से आती है। ठीक है, सन से आ रही अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से प्रोटेक्शन देता है ओजोन लेयर। सो दिस कुड डैमेज द एनवायरनमेंट। इससे क्या हो सकता है? एनवायरनमेंट को डैमेज हो सकता है। द वेस्ट वी जनरेट में बी बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। जो हम वेस्ट जनरेट करते हैं, ठीक है, जो वेस्ट जनरेट करते हैं वो या तो बायोडिग्रेडेबल होता है या नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो ये तो पता ही था, या तो वो आप उसको ब्रेक डाउन कर सकते हो या तो नहीं कर सकते हो। द डिस्पोजल ऑफ द वेस्ट वी जनरेट इज कॉजिंग सीरियस इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स। सो जो आप वेस्ट डिस्पोज करते हो, ठीक है, सो वो कुछ लोग नदियों में कर रहे हैं, कुछ लोग कहीं कर रहे हैं। सो इसकी वजह से एनवायरनमेंट को बहुत ही सीरियस इश्यूज हो रहे हैं। ठीक है, अब इसके ये सारे पॉइंट्स के साथ ही हमारा ये चैप्टर पूरा हो रहा है। यू हैव टू राइट दीज पॉइंट्स ऑल्सो। एंड नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द NCERT एक्सरसाइजेस। ये एक्सरसाइजेस हैं, ये भी आपकी पेज नंबर 264 पे ही हैं एक्सरसाइजेस। द फर्स्ट एंड द सेकेंड नंबर। फर्स्ट MCQ, Which of the following groups contain only biodegradable items? इनमें से कौन सा ऐसा ग्रुप है जो बायोडिग्रेडेबल आइटम कंटेन करता है? सो ग्रास, फ्लावर, लेदर। तो लेदर देखो यहाँ लेदर आ गया। लेदर एक बायोडिग्रेडेबल आइटम नहीं है, उसको आप डिकम्पोज नहीं कर सकते हो। ग्रास, वुड, प्लास्टिक भी गलने वाला आइटम नहीं है। सो ये भी, इसकी वजह से ये पूरा ग्रुप बायोडिग्रेडेबल नहीं है। इसके बाद C, फ्रूट पील्स, केक, लाइम जूस। फ्रूट पील्स फ्रूट के छिलके, केक, केक का मतलब वो गाय का जो डंग होता है, आप उसको भी बोल सकते हो। एंड लाइम जूस। और इसके बाद केक, वुड, ग्रास। ठीक है, फिर से वुड भी है, ग्रास है, केक मैंने आपको बताया। सो ये दोनों, ये बिल्कुल एकदम से गल जाने वाली दोनों चीजें हैं, इसमें कुछ ऐसा है नहीं कि नहीं गलेगा। सो ये क्या है? ये है बायोडिग्रेडेबल आइटम्स। सो C और D दोनों। ठीक है, सो C और D दोनों ऑप्शंस करेक्ट हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूट अ फूड चेन? इसमें से कौन सी एक फूड चेन है? सो फूड चेन क्या होता है? एक छोटे मतलब पहले हमेशा प्रोड्यूसर्स होते हैं, फिर उसके ऊपर फर्स्ट कंज्यूमर, फिर सेकंड कंज्यूमर, ऐसा कुछ होता है। सो यहाँ देखो ग्रास तो है, पहला कंज्यूमर है, फिर वीट, मैंगो सब एक से ही है। सो ये फूड चेन नहीं है। B, ग्रास है, ग्रास को कौन खाएगा? हर्बीवोर, गोट खाएगी।
और हर्बीवोर को ह्यूमन खा रहा है जो कि ओमनीवोर है, ठीक है। सो ये एक परफेक्ट फूड चेन है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूट, तो बी वाला करेक्ट है। पीछे देखते हैं, सी और डी भी हो सकता है, देखिए। सी है गोट, काव एंड एलिफेंट। सो गोट, काव और एलिफेंट है। सो गोट जो है सीधा हमने हर्बीवोर लिख दिया, हमने प्रोड्यूसर तो लिखा ही नहीं, प्लांट होना चाहिए। सो नो, इट इज नॉट अ करेक्ट वन। सो ग्रास, फिश एंड गोट। सो अब ग्रास बराबर है भाई, ये हुआ प्रोड्यूसर, पर प्रोड्यूसर फिश एक ऑब्वियसली एक्वाटिक एनिमल है। सो फिर ये ग्रास, गोट फिश का कुछ कनेक्शन नहीं बैठ रहा, ठीक है। सो ये भी कुछ समझ नहीं आया, ठीक है। सो जो फूड चेन है वो वाली बी वाली बनी। क्वेश्चन 3, विच ऑफ द फॉलोइंग एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रैक्टिसेस। इनमें से कौन सी एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रैक्टिसेस हैं भाई, इन्वायरमेंट को बचा के रहेंगी, वैसी कौन कौन से तरीके हैं इनमें से अगर आप अपनाओ तो। सो ए नंबर देखें 3 का, कैरिंग क्लॉथ बैग्स टू पुट परचेसेस इन वाइल शॉपिंग। हमेशा जब भी आप शॉपिंग करने जाओ तो हमेशा कपड़े के थैले लेके ही जाओ शॉपिंग करने के लिए, ना कि दुकानदार से प्लास्टिक की थैली मांगो। सो ये एक पहला एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रैक्टिस। सेकेंड है स्विचिंग ऑफ अननेसेसरी लाइट्स एंड फैन। अगर फालतू के लाइट फैन चल रहे हैं बंद कर दो। वॉकिंग टू स्कूल इंस्टेड ऑफ गेटिंग योर मदर टू ड्रॉप यू ऑन हर स्कूटर। आपकी मदर आपको एक्टिवा पे स्कूल छोड़ने आए, बेटर है आप पैदल पैदल चले जाओ स्कूल। डी ऑल ऑफ द अबव। सो ये तीनों चीज़ें करने से ही आप इन्वायरमेंट को सेव कर रहे हो। आप यहाँ क्लॉथ बैग्स यूज़ कर रहे हो, प्लास्टिक बचा रहे हो। आप यहाँ फालतू की लाइट फैन को रोक रहे हो तो आप इलेक्ट्रिसिटी बचा रहे हो। आप यहाँ अपनी मदर के साथ एक्टिवा पे ना जाके पैदल जा रहे हो, आप पेट्रोल बचा रहे हो। सो तीनों ही इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्रैक्टिसेस हैं। सो डी, ठीक है, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 4, What will happen if we kill all the organisms in one trophic level? Suppose एक ट्रॉफिक लेवल के सारे ऑर्गेनिजम्स आपने मार डाले, सो क्या होगा। सो क्वेश्चन 4 देखते हैं, What will happen if we kill all the organisms in one trophic level? सो अभी मैंने जैसे कि बोला कि एक ही ट्रॉफिक लेवल पे सारे ऑर्गेनिजम्स मार डालेंगे तो क्या होगा। If we kill all the organisms in one trophic level, the lower trophic level will grow more in number and higher trophic level will not survive. Hence, the flow of energy from one trophic level to another trophic will not take place. So यहाँ सपोज करते हैं कि भाई हाँ हमने क्या किया, हमने जो हर्बीवोर्स हैं उन सबको मार डाला, सपोज करते हैं, ठीक है। ग्रास है, प्रोड्यूसर्स हैं, हमने हर्बीवोर्स सबको मार डाला और उसके बाद फिर कार्निवोर्स आ जाता है, लायन का नंबर आता है, तो क्या होगा। सो इफ वी किल ऑल द ऑर्गेनिजम्स इन वन ट्रॉफिक लेवल, सपोज आप सारे ऑर्गेनिजम्स मार डालते हो किसी एक ट्रॉफिक लेवल के, सो द लोअर ट्रॉफिक लेवल विल ग्रो मोर इन नंबर। सो जो सबसे निचला ट्रॉफिक लेवल है वो बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, जैसे कि भाई प्लांट्स हैं वो बढ़ेंगे बढ़ेंगे बढ़ेंगे, और ऊपर का जो हायर ट्रॉफिक लेवल है वो तो खाएगा नहीं घास। सो जो हायर ट्रॉफिक लेवल है वो तो सर्वाइव ही नहीं करेगा, जिंदा ही नहीं रह पाएगा। Hence, flow of energy from one trophic level to other will not take place. तो इसीलिए जो एनर्जी का फ्लो है जो एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पे है वो बिल्कुल होगा ही नहीं। सो इस तरह से मतलब अगर आप एक ट्रॉफिक लेवल को किल कर दोगे सो एनर्जी का फ्लो रुक जाएगा, ठीक है। भले आप कोई भी किल करो पर एनर्जी का फ्लो तो रुकना ही है। इसके बाद 5th क्वेश्चन है आपका, the 5th one is saying, will the impact of removing all organisms in a trophic level be different for different trophic levels? क्या अगर आप ऑर्गेनिजम्स को किसी ट्रॉफिक लेवल से रिमूव कर रहे हो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन द ऑर्गेनिजम्स ऑफ एनी ट्रॉफिक लेवल बी रिमूव विदाउट कॉजिंग एनी डैमेज टू द इकोसिस्टम। सो 2 सवाल हैं इधर। पहला सवाल है कि अगर आप किसी ट्रॉफिक लेवल में से ऑर्गेनिजम्स रिमूव कर रहे हो तो उसका रिजल्ट अगर आप किसी और ट्रॉफिक लेवल से ऑर्गेनिज्म रिमूव कर रहे हो उससे डिफरेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या किसी भी ट्रॉफिक लेवल के ऑर्गेनिजम्स आप रिमूव कर सकते हो विदाउट कॉजिंग एनी डैमेज टू द इकोसिस्टम। भाई इकोसिस्टम को कुछ नुकसान ना पहुंचे, आप एकदम रिमूव कर दो।
दो सवाल पूछे गए हैं यहाँ पे। पहले तो इकोसिस्टम क्या है, तो इकोसिस्टम आपको पता है सारे जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं, इंटरेक्टिंग ऑर्गेनिजम्स हैं, किसी भी एरिया के सारे मतलब लिविंग नॉन लिविंग इन्वायरमेंट में जो भी है वही इकोसिस्टम है। ठीक है, जो भी है इकोसिस्टम में सब कुछ, ठीक है, सारे ऑर्गेनिजम्स, सारे नॉन लिविंग कंपोनेंट्स इन्वायरमेंट के, वो सब इकोसिस्टम कहलाते हैं। ठीक है, सो यहाँ क्या पूछ रहा है आपसे कि अगर आप सारे ऑर्गेनिजम्स को एक ट्रॉफिक लेवल में रिमूव करते हो और दूसरे ट्रॉफिक लेवल में रिमूव करते हो तो क्या कुछ चेंजेस होंगे, तो ऑब्वियसली होंगे। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा था कि भाई जो अलग अलग ट्रॉफिक लेवल पे ऑर्गेनिजम्स अलग अलग होते हैं। आपने पढ़ा था जो लोअर ट्रॉफिक लेवल है उसके जो इंडिविजुअल्स हैं वो ज़्यादा होते हैं। ठीक है, मतलब आप अगर देखो, अगर पॉपुलेशन देखो नीचे डियर्स वगैरह की, आप देखो काउज वगैरह देखो, तो उनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है कंपेयर टू आप जैसे जैसे हायर ट्रॉफिक लेवल पे जाओ, लायंस, टाइगर्स, ये जो वाइल्ड, इनकी जो पॉपुलेशन है वो कम होती है। सो ऑब्वियसली अगर आप एक ही साथ अलग अलग इकोसिस्टम में ऑर्गेनिजम्स रिमूव कर रहे हो तो इम्पैक्ट भी डिफरेंट डिफरेंट होगा। अगर बाय चांस आप रिमूव कर दे रहे हो, सपोज यू आर रिमूविंग द प्रोड्यूसर्स ओनली, प्रोड्यूसर्स मतलब आप ग्रीन प्लांट्स ही रिमूव कर रहे हो, उससे तो बिल्कुल सारे ट्रॉफिक लेवल्स को पूरा असर पड़ेगा, क्योंकि कोई जी नहीं पाएगा, क्योंकि प्रोड्यूसर से ही सब कुछ चल रहा है। अगर आप हायर ट्रॉफिक लेवल पे रिमूव कर रहे हैं, ठीक है, सपोज आप हायर ट्रॉफिक लेवल के ऑर्गेनिजम्स को रिमूव कर रहे हो, ठीक है, आप अगर जैसे ऊपर लायन वगैरह को आपने हटा दिया, जो उनको रिमूव करने से तो ऑलरेडी लोअर ट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स बहुत ज़्यादा हैं, उनकी तादाद एकदम बढ़ती ही जाएगी। ठीक है, और अगर सपोज आप लोअर को रिमूव कर देते हो सपोज, जो हायर है वो भूख से मर जाएंगे, क्योंकि वो खाते ही उनको हैं। इस तरह से मतलब इम्पैक्ट अलग अलग होगा। ठीक है, मतलब अगर आप हायर को रिमूव करते हो तो लोअर की एकदम संख्या, एकदम पॉपुलेशन एकदम ओवरफ्लो हो जाएगी, और अगर आप लोअर को रिमूव करते हो तो हायर सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा। और सपोज आप प्रोड्यूसर्स को, जैसे कि ग्रीन प्लांट्स को ही रिमूव कर देते हो तो कोई नहीं सर्वाइव कर पाएगा। फिर दूसरा सवाल ये आपसे पूछ रहा है कि क्या ऑर्गेनिजम्स किसी भी ट्रॉफिक लेवल के आराम से आप रिमूव कर सकते हो और इकोसिस्टम को कोई फर्क ना पड़े? दैट इज कम्प्लीटली रॉन्ग थिंग। नो, द आंसर इज अ बिग नो। क्या रीजन क्या है? डिस्टर्बेंस तो होगा ही इकोसिस्टम में, चाहे आप लोअर को करो चाहे आप अपर को करो। अभी अभी हमने बात करी, अगर आप ग्रास को, मतलब अगर आप प्रोड्यूसर्स ही रिमूव कर दे रहे हो, प्लांट्स रिमूव कर रहे हो, तो पूरा इकोसिस्टम डिस्टर्ब होगा। अगर आप हायर ऑर्गेनिजम्स को रिमूव कर रहे हो आपका जो लोअर ऑर्गेनिजम्स हैं वो एकदम संख्या बढ़ती जाएगी, और अगर आप लोअर ऑर्गेनिजम्स को रिमूव कर रहे हो हायर ऑर्गेनिजम्स तो सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, नो, द आंसर इज अ बिग नो। इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं, सेकेंड वाला भी। सेकेंड का आंसर है नो, रिमूवल ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स ऑफ अ ट्रॉफिक लेवल विल डिस्टर्ब द इकोसिस्टम। जो ऑर्गेनिजम्स का रिमूवल है ट्रॉफिक लेवल पे इकोसिस्टम को डिस्टर्ब कर देगा। अगर आप हायर ट्रॉफिक लेवल पे किल करोगे पॉपुलेशन एकदम से बढ़ जाएगी लोअर लेवल की, दिस विल एडवर्सली अफेक्ट द इकोसिस्टम। इससे इकोसिस्टम पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। ये हमने एनसीईआरटी के अंदर भी डिस्कस किया था। विल द लेवल्स ऑफ दिस मैग्निफिकेशन बी डिफरेंट एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ इकोसिस्टम। पूछ रहा है कि बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या है, और क्या जो मैग्निफिकेशन है, मतलब विल द लेवल्स ऑफ दिस मैग्निफिकेशन, जो इस मैग्निफिकेशन विल द लेवल्स ऑफ दिस मैग्निफिकेशन बी डिफरेंट एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ इकोसिस्टम। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या डिफरेंट है डिफरेंट लेवल्स पे। Biological magnification refers to the increase in the concentration of certain toxicants at each successive trophic level. Biological magnification मतलब जो एक टॉक्सिक चीज़ें, एक पॉइजनस चीज़ें हर लेवल पे बढ़ती जाए उसे हम कहते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। नो, द लेवल्स ऑफ मैग्निफिकेशन विल नॉट बी सेम इन ऑल ट्रॉफिक लेवल्स। सारे ट्रॉफिक लेवल्स पे
मैग्निफिकेशन का लेवल सेम नहीं होगा। व्हेन द केमिकल्स डू नॉट गेट डिग्रेडेड एंड गेट एक्यूमुलेटेड प्रोग्रेसिवली एट ईच ट्रॉफिक लेवल, इट लेड्स टू बायो मैग्निफिकेशन। सो क्या होगा अगर सपोज केमिकल गल नहीं रहे हैं, केमिकल्स को कुछ उनका कुछ कन्वर्जन नहीं हो रहा है, उनका कुछ रिमूवल नहीं हो रहा है, डिग्रेड नहीं हो रहे हैं, सो वो क्या होंगे, वो एक ही जगह पे एक्यूमुलेट होते जाएंगे, हर 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 ट्रॉफिक लेवल पे एक्यूमुलेट इकट्ठे होते जाएंगे और इसी की वजह से बायोमैग्निफिकेशन होगा। बायोमैग्निफिकेशन मतलब यही जहरीलापन बढ़ जाएगा। सो बायोमैग्निफिकेशन इज मोर इन ऑर्गेनिजम्स ऑफ हायर ट्रॉफिक लेवल्स। सो बायोमैग्निफिकेशन ज़्यादा आपको कहाँ देखने मिलता है, हायर ट्रॉफिक लेवल्स में देखने मिलता है। ठीक है, सो दिस इज बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। हमने ये एनसीईआरटी के अंदर भी बहुत ही डिटेल में पढ़ा था कि भाई जब टॉक्सिक चीज़ें बढ़ जाती हैं अगले मतलब बड़े लेवल्स पे, उसे हम बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन कहते हैं। मतलब ये ज़्यादातर हायर लेवल पे बढ़ती जाते हैं। What are the problems caused by non-biodegradable waste that we generate? क्या प्रॉब्लम्स कॉज होती हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट से, जो हम जनरेट करते हैं, जो हम पैदा करते हैं, उनसे क्या क्या प्रॉब्लम्स कॉज होती हैं। सो इसके लिए आपको हम लिखते हैं इसके आंसर। So the answer is first point, they make the environment poisonous and unfit for survival of living forms of life. So इनकी वजह से अगर नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं, so जो environment है वो poisonous होता जाता है और बिल्कुल भी फिट नहीं है, रहने लायक नहीं होता है लिविंग फॉर्म्स के लिए। सेकेंड है they block the transfer of energy and minerals in the ecosystem. ये एकदम ब्लॉक कर देते हैं एनर्जी का ट्रांसफ़र, क्योंकि इतनी गलते ही नहीं है। ठीक है, इतना पॉइजन भर जाता है कि एनर्जी तक ट्रांसफ़र नहीं होती है, मिनरल्स ट्रांसफ़र नहीं होते हैं इकोसिस्टम में। सो इस तरह से जो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस हैं, ये उनके वजह से एनवायरनमेंट को ये नुकसान होता है। 8th नंबर है, if all the waste we generate is biodegradable, will this have no impact on the environment? अब suppose जो भी कचरा हो रहा है और वो कचरा बायोडिग्रेडेबल है, मतलब नॉन बायोडिग्रेडेबल नहीं है, बायोडिग्रेडेबल है, गल जाने वाला कचरा है, सो क्या इससे इन्वायरमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा? सो आंसर, if all the waste is biodegradable, then there will be no accumulation of waste and the earth would be a cleaner place to live. सपोज कि कोई वेस्ट बायोडिग्रेडेबल है, सपोज सारा वेस्ट बायोडिग्रेडेबल है, सारा गल जाने वाला कचरा है, सो देन देयर विल बी नो अक्यूमुलेशन ऑफ वेस्ट। सो क्या होगा, वेस्ट कहीं भी अक्यूमुलेट ही नहीं होगा, कहीं भी इकट्ठा ही नहीं होगा और जो अर्थ है वो एक क्लीनर प्लेस होगी, एक साफ सुथरी जगह होगी रहने के लिए। बट इफ़ दिस बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इज़ टू लार्ज इन अमाउंट, सपोज कि ये कचरा हद से ज़्यादा है, भले बायोडिग्रेडेबल है पर बहुत ज़्यादा है, देन इट्स स्लो डिग्रेडेशन, इसका धीरे धीरे गलना, धीरे धीरे गलेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा कचरा है, इतना धीरे धीरे गलेगा, इससे एयर पॉल्यूशन होगा एज वेल एज वाटर एंड लैंड पॉल्यूशन। ठीक है, सो बायोडिग्रेडेबल है, सो देन देयर विल, मतलब वेस्ट एक्यूमुलेट नहीं होगा और अर्थ क्लीन होगा। बट अगर इतना ज़्यादा है, हद से ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा चीज़ होगी, तो धीरे 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 ही कहते हैं ना, धीरे धीरे वो रिमूव होगी या धीरे धीरे क्लीन होगी। सो उसकी वजह से, धीरे धीरे होने की वजह से एयर पॉल्यूशन होगा, वाटर पॉल्यूशन होगा, लैंड पॉल्यूशन होगा। ठीक है, सो 9th नंबर देखते हैं, Why is damage to the ozone layer a cause for concern? What steps are being taken to limit this damage? So ये जो ओजोन लेयर को डैमेज हो रहा है, क्यों वो कंसर्न वाली चीज़ क्यों है, मतलब तकलीफ वाली चीज़ क्यों है, प्रॉब्लम वाली चीज़ क्यों है? सो व्हाट स्टेप्स आर बीइंग टेकन टू लिमिट दिस डैमेज? इस डैमेज को लिमिट करने के लिए, रोकने के लिए क्या क्या स्टेप्स लेने पड़ेंगे? सो ओजोन लेयर को डैमेज जो हो रहा है, क्यों वो सोचना है हम, क्यों वो एक मतलब एक परेशानी वाली चीज़ क्यों है, ओजोन को खतरा परेशानी वाली चीज़ क्यों है,
और क्या क्या कदम उठाने चाहिए। सो थिनिंग ऑफ ओजोन लेयर प्रेजेंट इन स्ट्रेटोस्फीयर इज कॉल्ड डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। पहले ओजोन लेयर की डेफिनेशन देख लें, डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर की, कि जब ओजोन लेयर एकदम पतला होता जा रहा है, जब उसकी एकदम से वो एकदम डिप्लीट होता जा रहा है स्ट्रेटोस्फीयर में, उसे डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर कहते हैं। सो उसके पतले होने की वजह से, उसके झांखे होने की वजह से, ड्यू टू डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस कैन रीच द सरफेस ऑफ द अर्थ। सो जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हैं जो कि बहुत ज़्यादा हार्मफुल हैं, जो कि कैंसर, स्किन कैंसर तक कॉज कर सकती हैं, वो अर्थ को पहुंचती हैं। सो उनके अर्थ के पहुंचने की वजह से स्किन डिजीज हो सकता है, कैंसर हो सकता है, एक्सेट्रा। टू रिड्यूस द डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, सो ये क्या डैमेज कॉज कर सकता है। सो उसके डिप्लीट होने की वजह से अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस अर्थ पे आ जाएंगी, और वो अर्थ पे आ जाएंगी तो कैंसर, स्किन की बीमारियां हो सकती हैं। सो अब पूछ रहा है, ये हमने डैमेज बता दिया, डैमेज क्या है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस अर्थ पे आ जाएंगी। अब ये कह रहा है कि स्टेप्स क्या लेंगे। सो रिड्यूस द डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, यूज ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैज बीन मिनिमाइज्ड। सो सबसे पहला आप स्टेप ये ले सकते हो कि जो CFCs का यूज है उसको कम करो, ठीक है, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का यूज है उसे कम करो। सेकेंड, in 1987 the UNEP has passed an agreement to freeze CFC production at 1986 levels. So 1987 में जो UNP है, उन्होंने, जो संस्था है, यूनाइटेड नेशंस की एक संस्था है, उन्होंने एक एग्रीमेंट पास किया है कि आप जो CFC का प्रोडक्शन हो रहा है, जो इतनी हार्मफुल गैसेस का प्रोडक्शन हो रहा है, सो आप उसको फ्रीज कर दो, ठीक है। 1987 में ये फैसला लिया गया कि भाई जो भी प्रोडक्शन हो रहा है CFC का, उसको सारा बंद कर दो, क्योंकि CFC एक कारण माना जा रहा था क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का, कि इसकी वजह से भी ओजोन लेयर डिप्लीट हो रहा है। सो विद दिस वी आर एंडिंग दिस इजी चैप्टर। मे बी इट वॉज एन इजी चैप्टर, इट टुक अस 2.5 days to complete it. So just go through the entire chapter, write each and everything properly, write each and every question properly in good handwriting and WhatsApp me. Thank you.